Welcome to NCRT podcast. We will continue the series where I'm teaching human physiology. Today I'm gonna teach locomotion and movement. Okay, movement is one of the significant features of living beings. Animals and plants exhibit a wide range of movements. Streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement. देखो, जो अमीबा होता है उसमें जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है. प्रोटोप्लाज्म कहीं ना कहीं स्ट्रीम हो रही है और ये जो मूवमेंट है वी नो इट्स नॉट दैट, ये कोई खतरनाक वाली मूवमेंट नहीं है, ये छोटी मोटी मूवमेंट है. तो एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है. ठीक है. मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटाकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल. Human beings can move limbs, jaws, eyelids, tongue, etc. Some of the movements result in a change of place or location. Okay, such voluntary movements are called locomotion. जिस भी movement से आपकी position, not position particularly, आपकी place और location change हो जाए, उस movement को आप locomotion कहते हो. Clear? Walking, running, climbing, flying, swimming are all forms of locomotory movements. Locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movements. जो locomotory structures है हमारे अंदर वो different नहीं होते उन structure से जो movements करवाते हैं. मतलब ये almost same होता है. जो structures हमारी body में movements करवाते हैं वो ये structures locomotory भी होते हैं. For example, paramecium में क्या होता है कि cilia movement of food करवाता है इंटू द थ्रू द साइटोफैरिंग्स. मतलब कि क्या, ये जो पैरामीशियम है ये सीलिया जो है, सीलिया इसमें सीलिया होता है. ये सीलिया क्या करता है, ये हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ फूड. ये जो फूड है उसका मूवमेंट करता है किसमें, गलेट में इसका मूवमेंट करता है, या कहेंगे हम साइटोफैरिंग्स में. और ये जो सीलिया है, एक तो ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ये एक नॉर्मल मूवमेंट है, दिस इज़ नॉट अ लोकोमोशन. अगर सीलिया फूड को गलेट में ला रही है, इट्स नॉट अ लोकोमोशन, इट्स अ मूवमेंट. तो सीलिया अगर हेल्प कर रही है मूवमेंट में तो सीलिया ही हेल्प कर रही है लोकोमोशन में भी. ठीक है. तो एनसीईआरटी यही कहती है जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट होंगे उन स्ट्रक्चर से जो मूवमेंट कॉज करवाते हैं. बात यहाँ तक क्लियर हो गई. हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटैकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज दैम फॉर लोकोमोशन. हाइड्रा के पास टेंटैकल्स होते हैं, दोनों काम के लिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए भी और प्रे को कैप्चर करने के लिए. We use limbs for change in body posture and locomotion as well. The above observations suggest that movement and locomotion can't be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotions are movements but all movements are not locomotion. आप अभी पेन उठाओगे, आप अभी बैठोगे, ओके, जस्ट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पोजिशन. आप एक पोजिशन पे हो, आप किसी प्लेस पे हो, आप उधर स्टैंड करो, बट उसी प्लेस पे अगर आप बैठोगे सो दैट्स अ मूवमेंट, राइट. तो हर एक मूवमेंट जो है, अगर आप पेन उठा रहे हो उससे आपकी जगह चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. तो हर एक जो मूवमेंट होती है वो लोकोमोशन नहीं होती है, बट जब आप जगह अपनी चेंज करते हो तो वो एक मूवमेंट ज़रूर होती है. ठीक है. मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. हैबिटेट से में वैरी करती है कि किस तरीके से एक एनिमल मूव करेगा और सिचुएशन के हिसाब से. लोकोमोशन जनरली क्यों होती है, आप एनिमल क्यों मूव करता है, एक ऑर्गेनिज्म क्यों मूव करता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए और ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए. मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ अच्छे से ब्रीडिंग हो सके, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज. ओके, डन. अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. सेल्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, इसमें 3 तरह की मूवमेंट्स होती है. ठीक है. कौन सी तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है एमीबॉइड, ठीक है, जिसमें सीरोपोडिया है, सीलियरी सीलिया की मदद से, और मस्क्यूलर. लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम. सम स्पेशलाइज सेल्स इन आर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस और लीकोसाइट्स जो होते हैं ये एग्जिबिट करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट. मतलब ये कहीं से भी पास हो सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी ना उसमें सीरोपोडिया प्रेजेंट होता है. तो ये एमीबॉइड मूवमेंट होती है कि ये मतलब स्लाइम, जैसे स्लाइम चलता है उसके पास कोई पैर नहीं होता है. अगर आप स्लाइम को धक्का दोगे, स्लाइम छोटा सा स्लाइम लाओगे तो उसके पास सीरोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वैसे इनके पास भी सीरोपोडिया स्ट्रक्चर्स होता है. तो इनका मूवमेंट एमीबॉइड होता है. किनका, मैक्रोफेजेस एंड लीकोसाइट्स. ठीक है, एंड लीकोसाइट्स. याद रहा.
It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in एमीबॉयड मूवमेंट. तो कौन सा एक और लाइन याद करनी है, पहली लाइन याद करनी है कि एमीबॉयड मूवमेंट होती किस में है, मैक्रोफेज में होती है और लीकोसाइट्स में होती है. ओके, और इनमें ना साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल माइक्रोफिलामेंट्स, ये सपोर्ट करते हैं किसको, एमीबॉयड मूवमेंट को. बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है. सीलियरी मूवमेंट होती है इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. अगर आपने कहीं ना कहीं टिश्यूज़ पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं अगर मेरी ही चैनल पे देखिए मैंने टिश्यूज़ पढ़ा है, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि सीलिया कहाँ होता है. ठीक है, सीलिया होता है फैलोपियन ट्यूब में हमारे, जो ओवा का मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारे ब्रोंकई में होता है, क्यों, डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए. सो सिंपली जो सीलिया मूवमेंट होती है ये कहाँ होती है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होती है विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया में जो होता है ये हेल्प करते हैं रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एंड सम ऑफ द फॉरेन सबस्टेंसेस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर. जो ओवा का पैसेज है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट. डन. Movements of our limbs, jaws and tongue require muscular movement. Definitely. मतलब इसके लिए ना आपको मसल्स की ज़रूरत है. अगर आपको लिम्स का मूवमेंट करवाना है, जॉज का या टंग का, इसके लिए आपको मसल की ज़रूरत है. द कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ ए मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो मसल की ना एक प्रॉपर्टी बोल रही है एनसीईआरटी. कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही है कि कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, और ये जो कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है ये इफेक्टिवली यूज़ होती है लोकोमोशन के लिए और बाकी मूवमेंट्स के लिए जो कि ह्यूमन बीइंग करती है, या मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ले लो, तो उसमें उनमें भी क्या होता है, मसल होता है. मसल्स में क्या होता है, कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो मूवमेंट्स कर पाते हैं और लोकोमोशन कर पाते हैं. ठीक है, लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. फिर से ये लाइन बता रही हूँ, कल को एसर्शन में आ जाएगा. यू शुड बी अवेयर दैट ये लाइन कहाँ से है और क्या बता रही है. ओके, मैं फिर से ये लाइन बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी. किस की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए, मस्क्यूलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, मसल की एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए, स्केलेटल सिस्टम की और न्यूरल सिस्टम की. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, muscles. You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane. बिल्कुल, हमने ये chapter 8 में पढ़ा कि जो cilia और flagella है ये किसके outgrowth हैं, cell membrane के. किसके outgrowth है, cell membrane के. Flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and then the locomotion of protozoans like euglena. अब जो ये फ्लैजुला है, ये जो फ्लैजुलर मूवमेंट है, ये जो प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला है, ये स्पर्म्स में क्या होता है, फ्लैजुला होता है, ये उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है. ठीक है, जो अगर आप स्पॉन्ज में देखोगे ना, वहाँ पर कैनाल सिस्टम होता है, तो वहाँ पर जो हमारे पास सेल्स होती है वो फ्लैजुलेटेड सेल्स होती है. तो वो जो सेल्स होती है उसी में उनके पास ना, वो जो सेल्स होते हैं उनके पास फ्लैजुला होता है. उस फ्लैजुला का फ्लैजुलर मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर करंट मेंटेन होता है किस में, स्पॉन्जेस के कैनाल सिस्टम में. ठीक है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं जैसे कि यूग्लिना, उनके पास फ्लैजुला है. ठीक है, तो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है. मसल जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है मीजोडर्मल ऑरिजिन. जब मैंने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन पढ़ा है, मैंने आपको ये भी बोला कि हार्ट का ऑरिजिन क्या है, मीजोडर्मल. आप ये भी याद रखो कि मसल का जो ऑरिजिन है वो मीजोडर्मल है. ठीक है, अबाउट 40-50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स. तो 40-50% वेट जो है दैट्स कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स. दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ बॉक्स देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मसल के. ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, बट आप ये चार याद रखोगे. क्या चार, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी
और इलास्टिसिटी. मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज. बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 तरह के मसल है: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक. विसरल मसल्स जैसे कि स्मूथ मसल, ठीक है. स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी. ये चीज़ जो है ना, मैंने जो मसल के डिवीजन है स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, ये मैंने ऑलरेडी टिश्यूज में पढ़ा है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ. ओके. Skeletal muscles are closely associated with skeletal components of the body. They have a stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. Done. एज देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वल सिस्टम, मतलब हम इनकी एक्टिविटीज़ खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर. अगर आपको चलना होगा या आपको अपना पोस्चर चेंज करना होगा तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है. विसरल मसल्स जो होते हैं ना, जो हमारे हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनके इनर वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. ये कोई स्ट्रेशंस नहीं होती है इनमें, ये स्मूथ होते हैं अपने अपीयरेंस में, और इनको हम स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्मूथ होते हैं, इनमें कोई स्ट्रेशंस नहीं होती है. इनकी एक्टिविटीज़ जो होती है वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती है और ये इनवॉलेंट्री होते हैं. ये किस में असिस्ट करते हैं? अगर मैंने आपको बोला कि विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स जो है ये इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो आपको क्या लगता है ये किस में हेल्प करते होंगे? एलिमेंट्री कैनाल किस में करता है हेल्प? इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यस. और गेमीट्स की ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. दी असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द गेमीट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है. एज द नेम सजेस्ट, कार्डिक मसल मतलब कि क्या है? मसल्स ऑफ हार्ट है. बहुत सारी कार्डिक मसल जो होते हैं वो एक सॉरी बहुत सारी जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो असेंबल होते हैं इन अ ब्रांचिंग पैटर्न, ताकि वो एक कार्डिक मसल बने. मतलब जो कार्डिक मसल की सेल्स है वो किस में अरेंज होते हैं? ब्रांचिंग पैटर्न में. जब आप एनिमल टिश्यूज़ पढ़ते हो आपको वहाँ डायग्राम दिखता है कि वो कैसे एक ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं और एक कार्डिक मसल बनाते हैं एज अ यूनिट. ओके. बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डिक मसल्स, अगर आप वहाँ डायग्राम देखते हो, अगर नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो, बाद में देख लेना कि वो स्ट्रेटेड होते हैं. दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में तो होते ही नहीं है. लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल. चलो आप स्केलेटल मसल अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखें और इसका मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन भी देखें, ठीक है. Each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. जो हमारा skeletal muscle होता है ना, उसमें muscle bundles होते हैं, या उन muscle bundles को क्या बोलोगे? fascicles बोलोगे, ठीक है. जो एक organized skeletal muscle है हमारी बॉडी में, ये बहुत सारे नंबर ऑफ muscle bundles और fascicles जो होते हैं वो आपस में held together होते हैं, एक साथ होल्ड किए गए होते हैं. by what? by collagenous connective tissue layer called fascia. क्या होल्ड करता है उनको? कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको आप बोलते हो फैशिया. ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. और देखो, एक मसल बंडल, बहुत सारे मसल बंडल्स जो है, एक एक मसल बंडल को आप क्या बोलोगे? फैसिकल. आपस में होल्ड किए गए हैं बाय व्हाट? कोलाजनस. याद रखना कोलाजनस है, कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसको क्या बोलते हैं? फैशिया. चलो इतना हो गया. अब एक एक मसल बंडल को पढ़ते हैं. एक मसल बंडल जो है वो बनी होती है मसल फाइबर्स की, ठीक है. जो मसल फाइबर होती है इसको आप मसल सेल भी बोलते हो, मसल फाइबर भी बोलते हो. मसल फाइबर जो होती है इट्स लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोलते हो सार्कोलेमा. क्यों? क्योंकि मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सार्कोलेमा बोलते हो. और अगर आप इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोल रहे हो तो आप इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे? सार्कोप्लाज्म. मसल फाइबर इज सिंकाइशियम एज अ सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस. आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो सुनो, जब भी किसी भी सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उस कंडीशन को आप सिंकाइशियम कंडीशन बोलते हो. तो ये सिंकाइशियम है क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर्स, इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस. इसमें बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं. किस में होते हैं? ER में, ठीक है.
अब क्या फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं और इन फिलामेंट्स को आप मायोफिलामेंट्स बोलते हो या मायोफिब्रिल्स बोलते हो। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर का कि इनमें एक लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जिनको आप सार्कोप्लाज्म बोलते हो या मायोफिलामेंट मतलब सॉरी बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म जिनको आप मायोफिलामेंट बोलते हो या मायोफिब्रिल बोलते हो। ठीक है। अब ईच मायोफिब्रिल जो है इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स हैं। एक डिटेल स्टडी जब हम मायोफिब्रिल की करते हैं तो हमें समझ आ जाता है दैट द स्ट्रेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स कि जो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं यही होते हैं वो डार्क और लाइट बैंड्स। द लाइट बैंड जो है वो है एक्टिन और इस बैंड को आप आई बैंड बोलते हो या आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हो। ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन में लाइट बैंड क्या है एक्टिन और इस बैंड को आप क्या बोलते हो आई बैंड बोलते हो या आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हो। लेकिन जो डार्क बैंड है वो है मायोसिन और इसमें क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड या इसको ए बैंड कहते हैं। ठीक है। Both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axes of myofibrils। ये जो दोनों प्रोटीन्स होते हैं ना आपस में भी पैरेलल होते हैं और मायोफिब्रिल जो इस सेल के एक्सिस है उसके भी पैरेलल होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स थिनर होते हैं मायोसिन के दैट इज वाई दे आर लाइट। ओके। Hence, commonly called thin and thick filaments respectively. In the center of each eye band is an elastic fiber called Z-line which bisects it. अब जब मैंने आई बैंड बोला तो मैंने आपको बोला आई बैंड क्या होता है एक्टिन, ए बैंड क्या होता है मायोसिन। तो आई बैंड के बीच में क्या होता है एक जेड लाइन होता है जो आई बैंड को क्या करता है डिवाइड करता है बाइसेक्ट करता है इक्वली। ओके। और ये किसका बना होता है इलास्टिक फाइबर का। ठीक है। ये आप याद रखना कि जेड लाइन होता है इलास्टिक फाइबर। The thick filaments in the A band are also held together in the middle by the band of thin fibrous membrane called M line। जो thick filaments होते हैं उसके बीच में भी एक लाइन होती है जो बनी होती है thin fibrous की उसको बोलते हैं M line। ओके। ए और आई बैंड्स और अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल्स। और ए और आई बैंड्स पहले ए बैंड फिर आई बैंड फिर ए बैंड फिर आई बैंड तो ये अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल्स। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। अब जेड लाइन क्या था जेड लाइन था जो आई बैंड को बाइसेक्ट करता था। अब जेड लाइन जो है ये आई बैंड को बाइसेक्ट करता था। एम लाइन क्या था ये करता था किसको ए बैंड को बाइसेक्ट। जो जेड लाइन है वो किसका बना होता है इलास्टिक फाइबर का। ए बैंड में से जो एम लाइन है वो किसका बना था फिब्रिस मेम्ब्रेन का बना था थिन फिब्रिस मेम्ब्रेन का बना था। अब जो ये दो जेड लाइन के बीच में है जो दो जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन है उसको आप क्या बोलते हो सार्कोमियर। एंड याद रखना जो सार्कोमियर है इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है। In the resting state, the edges of the thin filaments on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments, leaving the central part of the thick filament। देखो अब जैसे आप अल्टरनेटिवली रखो पहले थिन फिलामेंट्स को फिर बीच में थिक फिलामेंट्स को फिर दूसरे साइड से थिन फिलामेंट्स को। अब क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा थिन फिलामेंट जो है ओवरलैप करेगा थिक फिलामेंट को लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं करेगा। तो बीच में तो सिर्फ थिक फिलामेंट्स होंगे और थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होगा थिन फिलामेंट का और उसके बाद कंप्लीटली थिन फिलामेंट्स होंगे। ठीक है। अब जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का जो किसी से भी ओवरलैप नहीं है उसको आप क्या बोलोगे एच जोन। क्या आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। मैं आपको एक कहीं ना कहीं मैं इसको बोलूँगी शॉर्ट रिविजन करवाती हूँ 5 मिनट्स में कि मतलब आई गेस 2 मिनट्स में कि अभी तक मैंने क्या कहा। देखो मैंने मसल बंडल को कहा। देखो मैंने कहा कि जो मसल होता है वो बना होता है नंबर ऑफ मसल बंडल्स को और इन मसल बंडल को आप फैसिकल्स बोलते हो। और मैंने ये कहा कि जो मसल बंडल है इट्स हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये कोलाजन का बना होता है कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसको बोलते हैं फैशिया। अब जो ये मसल बंडल होता है इसमें मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स मतलब मसल सेल्स। अब मसल फाइबर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको आप सार्कोलीमा बोलते हो और साइटोप्लाज्म को आप सार्कोप्लाज्म बोलते हो। मसल फाइबर सिंकाइशियम है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर है। ठीक है। इसका जो ईआर होता है वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होते हैं और उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। मसल फाइबर में क्या होता है इसमें फिलामेंट्स होते हैं जिनको मायोफिलामेंट्स बोलते हैं या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। जो मायोफिब्रिल्स होते हैं या मायोफिलामेंट्स होते हैं इनमें
क्या होते हैं, इनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं जिनको एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन्स हैं। जो एक्टिन होता है वो आई बैंड उसको कहते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, और मायोसिन को हम एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। एक्टिन के बीच में से एक जेड लाइन पास होती है जो कि होती है इलास्टिक फाइबर की, जो कि इसको बाइसेक्ट करती है। मायोसिन जो होता है या एनाइसोट्रोपिक बैंड जो होता है उसके बीच में से एम लाइन पास करती है, जो बनी होती है फिब्रिस, थिन फिब्रिस टिश्यू की बनी होती है, थिन फिब्रिस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो कि एनाइसोट्रोपिक बैंड को आपस में बाइसेक्ट करती है। एक्टिन और मायोसिन आपस में अगर थोड़ा सा ओवरलैप कर लेते हैं और ये अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। एक्टिन और मायोसिन थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, लेकिन बीच में जहाँ पर मायोसिन को एक्टिन ओवरलैप नहीं करता उस रीजन को आप एच जोन कहते हो। और जो जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन है उसको सार्कोमेयर बोलती हो, और ये जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन होता है। क्या आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई? क्या आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। Each actin thin filament is made up of two filamentous actins helically wound to each other. क्या मतलब बोल रहा है, क्या आप बोल रहे हो? देखो, जो एक्टिन होता है वो बना होता है दो फिलामेंटस एक्टिन्स का, मतलब दो एफ एक्टिन्स का बना होता है, जो आपस में हेलिकली अरेंज्ड होता है जैसे डीएनए अरेंज होता है। ठीक है, जो एफ एक्टिन होता है ये क्या होता है, ये दो एफ एक्टिन्स होते हैं, ये आपस में वाउंड होते हैं और बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट। जो ईच एफ एक्टिन होता है ये किसका होता है, ये पॉलीमर होता है मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। मतलब अब क्या करो, बीट्स ऑफ ए स्ट्रिंग, अब बीट्स रखो स्ट्रिंग पे, दो स्ट्रिंग्स बनाओ, एक स्ट्रिंग को आप बोलो एफ एक्टिन, दूसरी स्ट्रिंग को आप बोलो एफ एक्टिन, आपस में इनको हेलिकली वाउंड करो तो इसको आप एक्टिन बोलोगे। बात क्लियर होगी? Two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actins throughout this length. अब एक F actin के लिए एक ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट होगा, दूसरे F actin के लिए एक ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट होगा, तो टोटल दो फिलामेंट्स होंगे दूसरे प्रोटीन का जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, विच विल रन बिल्कुल क्लोज, जैसे एफ एक्टिन्स रन कर रहे हैं उसी की तरीके से रन करेगा अक्रॉस द एफ एक्टिन्स। ओके, कम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन जो होगा, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। अब जो से अब क्या करते हैं, अब जैसे ये जो ट्रोपोमायोसिन होगा ये रन करेगा इंटरवल से, बीच बीच में लगेगा, और कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद ये ट्रोपोनिन जो होगा ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होंगे ये लगेंगे। ठीक है, ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर ऑफ मायोसिन इन द एक्टिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। देखो, जब रेस्टिंग स्टेट होगी, जब सारे आराम से बैठे होंगे, मतलब अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो एक ट्रोपोनिन जो होगा उसका सब यूनिट ट्रोपोनिन, ठीक है, 3 होते हैं, उसका एक सब यूनिट क्या करेगा, ये मास्क करेगा एक्टिव बाइंडिंग साइट्स। ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए उसको मास्क करेगा ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। क्या यहाँ तक मेरी सारी बातें क्लियर हो गई? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये क्या होता है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं मीरोमायोसिन, वहाँ पर हमारे पास ग्लोब्यूलर एक्टिन्स थे जो पॉलीमराइज होके बनाते थे एफेक्टेंस, और एफेक्टेंस दोनों बना के एक्टिन बनाते थे, तो वो भी पॉलीमराइज था। तो ये मायोसिन भी पॉलीमराइज्ड है, बट किसका पॉलीमर है? ये है मोनोमेरिक प्रोटीन्स का जिसका नाम है मीरोमायोसिन। क्या मायोसिन जो होता है ये किसका पॉलीमर होता है? मीरोमायोसिन। ठीक है, कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ठीक है, मेनी मोनोमेरिक यूनिट जो होता है ये एक फिलामेंट बनाते हैं जो कि थिक होता है। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और हर एक मीरोमायोसिन जो होता है ना इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, ग्लोब्यूलर हेड होता है जिसकी छोटी सी आर्म होती है और एक टेल होती है। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड एज द हैवी मीरोमायोसिन। जो इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके क्या है, ग्लोब्यूलर हेड है जिसमें एक शॉर्ट आर्म है और एक टेल होती है। जो पहला वाला पार्ट है उसको हैवी बोलेंगे। आप सोचो, आप एक हेड को ले रहे हो और छोटी सी आर्म, उसको कंसिडर हेड और आर्म ले लो, अपना ही हेड और आर्म ले लो, कितना हैवी है। ठीक है, ऐसे समझो कि हेड और आर्म जो है ये दो चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली ये हैवी पार्ट बनाते हैं, ये हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। और तो लेटर जो है दैट इज टेल, इट फॉर्म्स द लाइट मीरोमायोसिन। तो क्या है हमारे पास, हैवी मीरोमायोसिन में क्या आ रहा है, हेड और शॉर्ट आर्म, और लाइट मीरोमायोसिन में आ रहा है टेल। The head meromycin component, that is the head and the short arm, projects outward at regular distance and an angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and is called as cross arm. जो ये हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट है जिसमें आता है हेड और शॉर्ट आर्म, ये प्रोजेक्ट करता है आउटवर्ड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज कॉल्ड एज
क्रॉस आर्म। तो क्या होता है कि ये जो हैवी मीरोमायोसिन है, हेड और शॉर्ट आर्म, ये प्रोजेक्ट कर रहा है कहाँ से, एक रेगुलर डिस्टेंस पे, और एंगल इनका, ये जो हेड्स होते हैं इनको आपस में एक एंगल होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ, किसके सरफेस से, पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, जो ये पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट है उसके सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं और आपस में एक एंगल में होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। ठीक है। The globular head is an active ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites of actin। जो इसका हेड होता है ना, किसका हेड, मीरोमायोसिन का। तो मीरोमायोसिन का जो हेड है इसके पास ना दो साइट्स होती है, एक तो इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट्स होती है, दो के लिए बाइंडिंग साइट्स होती है, क्या होती है, एटीपी के लिए और एक्टिन के लिए। और ये क्या होता है, एक एक्टिव एटीपीज एंजाइम होता है। सो क्या समझना है कि जो एक ग्लोब्यूलर हेड है ये एक एक्टिव एटीपीएस एंजाइम है। ठीक है, ये कैटेलाइज करता है एटीपी एनर्जी, एटीपी का ब्रेक डाउन कैटेलाइज करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, और इसके पास एक बाइंडिंग साइट है किसके लिए, एटीपी के लिए और एक्टिन के लिए। अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम किसका, मसल कंट्रैक्शन का। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो कौन एक्सप्लेन करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो स्टेट करता है कि जो कंट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का, इट टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या है, एक्टिन, ओवर द थिक फिलामेंट। तो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये सिंपली क्या स्टेटमेंट कहता है कि जो मसल फाइबर में क्या होता है उसमें कंट्रैक्शन कैसे होती है कि जो थिन फिलामेंट होता है जिसको हम एक्टिन बोलते हैं, ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। Muscle contraction is initiated by a signal sent by CNS via a motor neuron। तो क्या होता है, कैसे मसल कंट्रैक्शन बिगिन करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन होता है अलॉन्ग विद अ मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। जो एक मसल सेल है और ये जो मोटर न्यूरॉन है आपस में जब ये कनेक्ट होता है, जहाँ पर ये कनेक्ट होता है उस पूरे को हम बोलते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, आपस में जो ये मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर है आपस में कनेक्टेड है तो इसको ये बनाते हैं क्या, मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो ये जंक्शन है इन दोनों के बीच में उसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हो या मोटर एंड प्लेट बोलते हो। तो शॉर्ट में मैंने क्या कहा कि मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद मसल फाइबर, इनको आपस में आप क्या बोलते हो, मोटर यूनिट बोलते हो। और जिस जंक्शन पे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हो या तो आप उसको मोटर एंड प्लेट कहते हो। और न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज करती है एक न्यूरो ट्रांसमीटर। सिंपली एनसीईआरटी की लाइन क्या है कि एक न्यूरल सिग्नल जो कि इस जंक्शन पे रीच करती है, किस जंक्शन पे, मोटर एंड प्लेट पे, ये रिलीज करती है न्यूरो ट्रांसमीटर, उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, जो जनरेट करती है एक एक्शन पोटेंशियल सार्कोलीमा में। मतलब जो मसल फाइबर होता है, जो मसल सेल होता है, उसकी मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है कि जब एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो कहाँ, जब जो न्यूरल सिग्नल होता है वो क्या रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और यही न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है यही जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, this spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ion in the sarcoplasm। अब यही जो जनरेट किया गया इम्पल्स कह सकते हैं या एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, ये पूरे सेल में स्प्रेड हुआ और क्या हुआ कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ। कैसे, क्योंकि जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसने रिलीज किया कैल्शियम। ठीक है, ठीक है। Increase in calcium level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on the actin filaments and thereby removing the masking of active sites of myosin। तो क्या हुआ कि अब जो कैल्शियम आयंस है उनका कंसंट्रेशन कहाँ इंक्रीज हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया, बट कहाँ इंक्रीज हुआ इनका कंसंट्रेशन, सार्कोप्लाज्म में। अब जब ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ सार्कोप्लाज्म में, ये कहाँ जाएंगे, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग करेंगे। अब जब ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग करेंगे तो ट्रोपोनिन वहाँ से हट जाएगा एक्टिन फिलामेंट्स के साथ और वो सारे रस्सियाँ आपस में खुल जाएगी, देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स है एक्टिन के ऊपर वो खाली हो जाएंगे, मतलब अब वो मायोसिन के लिए फ्री है और अवेलेबल है।
Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. अब myosin भी चालाक होता है, वो क्या करता है, वो ATP का हाइड्रोलिसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको क्या करता है, उसको यूज़ करता है कि जिससे वो किससे बाइंड होगा, एक्टिन से, और कहाँ बाइंड होगा, उसके एक्टिव साइट से जो एक्सपोज्ड है, और क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा. दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड. अब ये जो जब ये बाइंड हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग के थ्रू, मतलब आप सोचो ना, सडनली बाइंड हो रहा है, और इस बाइंडिंग के थ्रू क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होंगे ये किसकी तरफ पुल होंगे, टुवर्ड्स द सेंटर. किसके सेंटर में, ए बैंड्स के. एंड वी आर वेल अवेयर ए बैंड क्या है, एनाइसोट्रोपिक बैंड, जहाँ पर सिर्फ मायोसिन होता है, तो उस तरफ ये पुल हो जाएंगे. द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स देयर बाई कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, दैट्स कंट्रैक्शन. अब क्या हो गया, जब जो ये एक्टिन फिलामेंट्स है, जब ये भी आपने इनर की तरफ पुल किए, तो जेड लाइन जो इनके साथ थे बाइंडेड, वो भी इनर की तरफ पुल हो गए. तो ओवरऑल आपने देखा कि जेड सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच में पोर्शन, तो वो भी शॉर्टन हो गया, तो देयर बाई क्या हो गया, कंट्रैक्शन हो गया. ठीक है. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ अ मसल दैट इज कंट्रैक्शन द आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड वेयर एज द ए बैंड्स रिटेन द लेंथ. याद रहा. तो ये कॉमन सेंस है. पहली बात तो ये बात है कि सार्कोमियर जो है वो शॉर्टन हो गया, उसका कंट्रैक्शन हो गया. दूसरी बात है कि जो आई बैंड है वो भी रिड्यूस हो गया. ठीक है. आई बैंड क्या था, आइसोट्रोपिक बैंड क्या था, जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स थे, तो उसका भी साइज रिड्यूस हो गया. और ए बैंड जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका साइज सेम रहा, जैसा पहले था वैसे था. तो हमेशा याद रखना किस किस के साइज़ पे फ़र्क पड़ा. हाँ, सार्कोमियर के साइज़ पे फ़र्क पड़ा, आई बैंड का साइज़ पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन ए बैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. The myosin releasing the ADP and phosphate goes back into the relaxed state. अब जो मायोसिन होगा वो वापस से क्या करेगा, अपने रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, बिल्कुल डिटैच हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा. अब न्यू ATP बाइंड हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो जाएगा. ठीक है. अब क्या होगा, अब ATP जो होगा वो बाइंड हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा. फिर से ये ATP को हाइड्रोलाइज करेगा और फिर से ये साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन फिर से कंटिन्यू होगी. एंड द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और जिससे फिर से स्लाइडिंग होगी. ठीक है. तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई. तो शॉर्ट में आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया कि कैसे स्लाइडिंग होती है. ठीक है. और कैसे मायोसिन जो है जब ATP से बाइंड हो जाता है और फिर ATP को ब्रेक करके एनर्जी यूटिलाइज करके एक्टिन से बाइंड हो जाता है, फिर एक्टिन को मूवमेंट करवाता है इनर की ओर. और किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, सार्कोमियर पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल. आई बैंड पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल. क्या ए बैंड पे फ़र्क पड़ता है, नहीं. ठीक है. So we are done with this. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. ये प्रोसेस कब तक होती है, जब तक कि जो कैल्शियम आयन से वापस से एक्टिन को बंदी बना देते हैं, मतलब शॉर्ट में एक्टिन को बंद कर देते हैं. कैसे ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कैल्शियम आयन्स क्या होंगे, ये सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के पास वापस चले जाएंगे, और फिर जो ट्रोपोनिन होगा वो क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट को वापस से बंद कर देगा. बात क्लियर हो गई. कैल्शियम आयन ने ट्रोपोनिन को पकड़ के रखा था, बट जब कैल्शियम आयन ही चला गया, कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी पे ही चला गया, तो फिर क्या होगा कि जो ट्रोपोनिन होगा वो फिर से एक्टिन को बाइंड करके रखेगा. यहाँ तक क्लियर हो गया. दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. अब जो ये सार्कोमियर था ये कंट्रैक्ट था, अब ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, ये रिलैक्स करेगा. द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स. अब जो ये प्रोसेस का कितना रिएक्शन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो वैरी करेगा डिफरेंट मसल्स में. Repeated activation of the muscles can lead to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue. अगर यही चीज़ आप बार बार करोगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा. क्यों लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ATP बहुत ज़्यादा चाहिए होगा. और ATP कैसे मिलेगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन से, जिसकी वजह से फैटीग होगा, टायर्डनेस होगी. मसल कंटेन्स अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन. जो मसल होता है ना, उसके पास क्या होता है, एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन. ठीक है. ये पिगमेंट क्या होता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये रेड कलर का होता है, इसका नाम है मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन जो कंटेंट होता है वो कुछ मसल्स में हाई होता है, और जिन मसल्स में वो हाई होता है वहाँ पर ये क्या अपीयरेंस देता है, रेडिश अपीयरेंस देता है. और ऐसे मसल्स को आप रेड फाइबर्स बोलते हो. इन मसल्स में बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच
कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो देखो मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है, रेड कलर का है, जिनमें ये होगा उसका भी अपीयरेंस रेडिश होगा। अब देखो जिन मसल्स में ये हो रहा है, ये मायोग्लोबिन है, तो ऑब्वियसली इनका मेन पर्पस है कि इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि एटीपी बहुत ज़्यादा मिले। तो इन मसल्स के पास प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा ताकि ये बहुत सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज करे और एटीपी को प्रोड्यूस करे। ये जो मसल्स होते हैं इनको हम एरोबिक मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं? एटीपी। ऑन द अदर हैंड कुछ मसल जो होते हैं इनके पास मायोग्लोबिन की बहुत कम क्वांटिटी होती है, तो इनका कलर क्या होगा? या तो वाइटिश होगा या तो पेल होगा। इनको वाइट फाइबर्स बोलते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होंगे क्योंकि इनमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करना है? बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें हाई होता है, तो ये एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। तो इनका अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? हाई होता है, और ये डिपेंड करते हैं एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। ओके, so we are done with the muscle. So in next video we will cover skeletal system. Thank you. So now let's study skeletal system in our body. Skeletal system consists of a framework of bones and a few cartilages. तो हमारे skeletal system में क्या होता है? एक framework of bones होता है और कुछ cartilages होते हैं. This system has a significant role in movement shown by the body. Imagine chewing food without jaw bones and walking around without the limb bones. तो इनका एक significant role होता है हमारी body में, ठीक है? तो बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और हमें ये भी पता है कि जो बोन्स और कार्टिलेज हैं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, एंड द लेटर हैज़ स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स. जो बोन की अगर हम बात करेंगे ना, उसका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है और नॉन प्लाएबल होता है. क्यों? क्योंकि उसमें होता है कैल्शियम सॉल्ट्स. लेकिन जब आप कार्टिलेज की बात कर रहे हो, उनका जो मैट्रिक्स होता है वो स्लाइटली प्लाएबल होता है. क्यों होता है स्लाइटली प्लाएबल? क्योंकि उनमें होता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, ठीक है. In human beings, this system is made up of 206 bones and 5 cartilage. और जो हमारा ये सिस्टम है इसमें 206 बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं. इट इज़ ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, द एक्सियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम. तो हमारे बोन सिस्टम जो हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें दो डिविजन्स होते हैं. एक को कहते हैं हम एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को बोलते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स. जो एक्सिस के जो ऑन द एक्सिस स्केलेटन होता है उसको, उसमें कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स होते हैं जो कि मेन एक्सिस में होते हैं ऑफ द बॉडी. इसमें क्या क्या आता है? इसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है, और ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? एक्सियल स्केलेटन. तो फिर से इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ठीक है. द स्कल इज कम्पोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन. इसमें क्या 2 सेट्स ऑफ बोन होती है स्कल में? एक को बोलते हैं क्रैनियल और दूसरा होता है फेशियल. तो टोटल बोन्स कितने होते हैं क्रैनियल और फेशियल को मिलाकर? 22 बोन्स. क्रैनियल बोन्स 8 होते हैं, तो फेशियल कितने हुए? 14, ठीक है. जो क्रैनियल बोन्स होते हैं ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर को कवरिंग बनाते हैं जिसका नाम है क्रैनियम ब्रेन के लिए, ठीक है. द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स जो कि फ्रंट पार्ट बनाते हैं स्कल का. एक सिंगल यू शेप्ड बोन होता है जिसको हाइड बोन बोलते हैं, जो कि बकल कैविटी के बेस पे होती है और उसको स्कल में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है. तो एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है, उस बोन को आप बोलते हो हायर्ड बोन. ये जो बोन होती है ये बकल कैविटी के बेस में होती है एंड उसको स्कल की बोन्स में हम कंसिडर करते हैं. ईच मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स. जब हम मिडल ईयर की बात करते हैं उसमें 3 बोन्स होती है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है. और कलेक्टिवली इनको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. जो हमारे कान में 3 बोन्स होती है क्या होती है? मैलियस, इनकस, स्टेप्स, और इनको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. जो हमारा स्कल होता है ये आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ. किसके थ्रू? कॉन्डाइल्स के थ्रू. कितने कॉन्डाइल्स होते हैं? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं. तो इसीलिए जो हमारी स्कल होता है उसको हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है. Our vertebral column is formed by 26 serially arranged units called vertebrae.
ओके, सो जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ये कैसे, ये इट्स फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होते हैं जिनको आप वर्टेब्रे बोलते हो, और ये डॉर्सली प्लेस्ड होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ ए स्कल। तो हमारा वर्टेब्रल कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कल की बेस से लेकर, और ये मेन फ्रेमवर्क बनाता है ट्रंक का। ईच वर्टेब्रे हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन थ्रू विच द स्पाइन कॉर्ड पासेस। तो एक वर्टेब्रे के बीच में एक सेंट्रल स्पेस होती है जहाँ के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, और इस स्पेस को आप न्यूरल कैनाल बोलते हो, ठीक है। फर्स्ट वर्टेब्रे इज द एटलास एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो पहला वर्टेब्रे कौन सा है, एटलास, और यही करता है किसके साथ आर्टिकुलेट, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। The vertebral column is differentiated into cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal region starting from the skull. अगर हम skull से start करेंगे, जो हमारा vertebral column है उसको differentiate करते हैं C7, T12, L5, sacral एक होता है fused और coccygeal भी एक होता है fused. The number of cervical vertebrates are 7 in almost all mammals including human beings. अगर हम सारे mammals को consider करेंगे, almost हर किसी mammal में जो cervical का number है वो कितना होता है, 7 होता है. The vertebral column protects the spinal cord, supports the head and serves as a point of attachment of ribs and musculature of the back. देखो, जो वर्टेब्रल कॉलम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, और रिब्स भी इसी पे अटैच हो जाती है, और ये मस्क्यूलेचर ऑफ द बैक भी बनाता है। स्टर्नम जो एक फ्लैट बोन है जो कि वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैसिक पे होती है, मतलब जो हमारा थोरैक्स रीजन है उसकी वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हमारे पास कितनी रिब्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मतलब 24 रिब्स होती है। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टेब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो हर एक रिब क्या होती है, एक फ्लैट बोन होती है जो कि थिन होती है, जो डॉर्सली अगर हम देखेंगे पीछे की तरफ से वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है, और सामने से किसके साथ कनेक्ट होता है, स्टर्नम के साथ। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हेंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। इसमें 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस होती है, डॉर्सल एंड पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, तो उसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होते हैं, क्योंकि डॉर्सली तो ये थोरैसिक वर्टेब्रे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वेंट्रली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। द 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो मैंने क्या बोला कि जो अगर हम ट्रू रिब्स की बात करें जो कहाँ तक होते हैं, फर्स्ट 7 रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। तो डॉर्सली ये थोरैसिक वर्टेब्रे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वेंट्रली स्टर्नम के साथ, बट विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो एनसीईआरटी बोलती है जो 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होते, ये 7th रिब के साथ ही कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। दीज आर कॉल्ड वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, या इनको बोलेंगे फाल्स रिब्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाल्स रिब्स, या इनको क्या बोलेंगे, वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। जो लास्ट 2 पेयर्स है 11th एंड 12th आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो जो वेंट्रली जो 11th एंड 12th रिब्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वेंट्रली किसी से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, हवा में होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। थोरैसिक वर्टेब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम ये बनाते हैं रिब केज। इसमें क्या क्या आता है, एक तो थोरैसिक वर्टेब्रे, रिब्स और स्टर्नम ये आपस में क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स कंस्टिट्यूट द एपेंडिकुलर सिस्टम। अगर हम लिम्स की बोन्स लेंगे और गर्डल्स को लेंगे साथ में, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज एन एपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। तो हर एक लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स होते हैं। द बोन्स ऑफ हैंड 4 लिम्ब आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। देखो जो हमारे हाथ की बोन्स है, पहली बात हम करेंगे ह्यूमरस से स्टार्ट, ठीक है। जो हमारी फॉर एग्जाम्पल आप बाजू को टच करो, जो पहली बोन आप शोल्डर के बाद टच करोगे उस बोन को आप कहोगे ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद आप उसके नीचे जाओगे और 2 बोन्स मिलेगी, एक बोन का नाम है रेडियस और दूसरे बोन का नाम है अल्ना, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे अपने हाथ की तरफ, हाथ में रिस्ट पे आप टच करोगे तो आपको
बोन्स फील होगी, तो उन बोन्स को आप बोलते हो कार्पल्स, और इनको हम रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। उसके बाद आप जाओगे पाम की तरफ, और पाम को टच करोगे तो आपको ऐसी बोन्स मिलेगी जिनको आप बोलते हो मेटाकार्पल्स, 5 होती है। उसके बाद आप फिंगर्स की तरफ जाओगे, और फिंगर्स में जो भी बोन होती है उनको आप फेलिंजेस बोलते हो, ठीक है। अब अगर आप ऊपर वाली बोन, शोल्डर के बाद वाली बोन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ह्यूमरस बोल रहे हो, आप देखोगे कि ये कितने नंबर में होता है, एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद अब जब नीचे देखोगे तो 2 बोन्स होती है, रेडिस और अल्ना। रिस्ट की बोन्स जो होती है कार्पल्स, ये 8 होती है। जो पाम की बोन्स होती है मेटाकार्पल्स, ये 5 होती है। और जो फेलिंजेस होती है ये कितनी होती है, 14 होते हैं, 14 इन नंबर होते हैं। फेलिंजेस कितने इन नंबर होते हैं, 14। कार्पल्स, रिस्ट बोन्स आर 8। पाम बोन जिनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, ये कितने होते हैं, 5। और डिजिट्स होते हैं 14 इन नंबर। फीमर, थाई बोन जो होती है ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद अब टांग की सबसे बड़ी बोन को टच करो, दैट इज़ फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है। उसके बाद वाली बोन्स आती है टीबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। फिर आप एंकल्स की बोन को टच करो, वो है टार्सल्स, और ये 7 होते हैं नंबर में। फिर मेटाटार्सल्स एज यूजुअल 5 होते हैं नंबर में, और फेलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। एंकल बोन्स यहाँ 7 है, ठीक है, मतलब टार्सल्स जो है वो 7 है। लेकिन यहाँ तो 30 बोन्स है। इसका मतलब एक और बोन कहाँ गया, वो क्या है कि वो कप शेप्ड बोन जो होती है उसको पैटेला बोलते हैं, जो नी के ऊपर कैप की तरह एक्ट करता है, मतलब एक नी कैप होता है वेंट्रली, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। हमारी टांग में क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है। उसके बाद टीबिया एंड फिब्यूला होते हैं, और टार्सल्स होते हैं, मतलब कि एंकल के बोन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स होते हैं, टार्सल्स इनको बोलते हैं, कार्पल्स नहीं, ठीक है। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। फेलेंजेस जो होते हैं, डिजिट्स होते हैं, कितने होते हैं, 14 होते हैं। उसके बाद जो एक कप शेप्ड बोन होती है जो कि नी के ऊपर कवरिंग करती है, उसको बोलते हैं पेटेला, ठीक है। और ये कवरिंग कैसे करती है, वेंट्रली कवर करती है, ओके। अब है गडल्स। पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल्स बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। अब देखो, जो हमारे अपर लिम्स है या लोअर लिम्स है, इनको आर्टिकुलेट करना है किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ, मूवमेंट्स के लिए। अब देखो कैसे, मैं आपको समझाऊंगी। ईच गडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स। ईच हाफ ऑफ ए पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ ए, देखो हर एक गडल में ना 2 हाफ्स होती है। एक हाफ में क्या होता है, इसमें एक क्लैविकल होगा, एक स्कैप्यूला होगा। देखो क्या होगा, एक क्लैविकल होगा। क्लैविकल मतलब कि आपका जो, जिसको आप ब्यूटी बोन बोलते हो, वो क्लैविकल है। और पीछे अगर आप थोड़ा सा टच करोगे पीछे बैक पे, नेक की साइड से अगर आप टच करोगे बैक पे, तो आपको जो बोन फील होगी दैट स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला एक लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है जो कि डॉर्सल पार्ट ऑफ ए थोरैक्स में होती है, सेकंड और 7th रिब में के बीच में होती है, समझ आया। तो T2 टू T7 में होती है स्कैप्यूला। जो समझ आया, ये बात समझ आई कि जो स्कैप्यूला है एक ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, लार्ज है, डॉर्सल पार्ट में है, और ये सेकंड और 7th रिब के बीच में है। द डॉर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैप्यूला हैज़ ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन। तो इसका एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसको आप स्पाइन बोलते हो, जो आप फील भी कर सकते हो, विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट करता है एज ए एक्सपैंडेड प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस। अब ये जो क्लैविकल है ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, इसके साथ, ठीक है। मतलब जो हमारी ब्यूटी बोन है, जिसको आप ब्यूटी बोन बोलते हो, मैं आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ, तो इसका नाम है क्लैविकल। अब ये स्कैपुला के किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, जो एक्रोमियन है उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्ले। अब एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसको आप ग्लिनोइड कैविटी बोलते हो, जिसके साथ जो हमारा ह्यूमेरस बोन है उसका हेड जो होता है वो उसके साथ आर्टिकुलेट करता है और बनाता है एक शोल्डर जॉइंट। ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स। अब देखो ये एक लॉन्ग स्लेंडर बोन होते हैं, इसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं। दिस बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन, ठीक है। अब है पेल्विक गडल। पेल्विक गडल में ना 2 कॉक्सल बोन्स होती है। ईच कॉक्सल बोन किसकी बनी होती है, 3 बोन्स के फ्यूजन के बनी होती है। इलियम, इचियम और प्यूबिस, सॉरी मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, इस्कियम, इस्चियम, वट। तो पेल्विक गडल जो है इसमें 2 कॉक्सल बोन्स हैं। हर एक कॉक्सल बोन जो है इसमें 3 बोन्स का फ्यूजन होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। At a point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone
आर्टिकुलेट्स। अब ये तीन बोन जब फ्यूज़ होते हैं, इस जहाँ पर ये फ्यूज़ होते हैं वहाँ पर एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को बोलते हैं एसेटिब्यूलम, जहाँ पर क्या होता है थाई बोन जो है आर्टिकुलेट करती है। द टू हाफ्स ऑफ द pelvic girdle meet ventrically to form a pubis symphysis containing fibrous cartilage। अब जो ये दो हाफ्स हैं, कौन से कॉक्सल बोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो दो हाफ्स होते हैं ये वेंट्रली मीट करते हैं ताकि बनाए प्यूबिस सिम्फाइसिस, जिसमें क्या होता है फाइब्रस कार्टिलेज होता है। इसके बाद है जॉइंट्स। जॉइंट्स ना एसेंशियल होते हैं हर तरह की मूवमेंट के लिए। जो जॉइंट्स होते हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस, और लोकोमोटरी मूवमेंट इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। अगर हम जॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, या तो हम ये कहेंगे कि ये कंटैक्ट है दो बोन्स के बीच में, या तो हम ये कहेंगे ये कंटैक्ट है बोन और कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे जॉइंट्स के बारे में, या तो ये कंटैक्ट है किसके बीच में, बोन्स के बीच में, या बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। Force generated by the muscles is used to carry out movement through joints where the joints act as fulcrum। देखो एनसीईआरटी बोलती है जो मसल्स फोर्स जनरेट करती है, ओबियसली ये क्यों होती है, ताकि मूवमेंट हो जॉइंट्स की, ताकि मूवमेंट कैरी हो सके जॉइंट्स के थ्रू, और इसीलिए ये जॉइंट जो है ये फलक्रम की तरह एक्ट करता है। द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वैरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। जो जॉइंट्स की मूवेबिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जॉइंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, फिब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। अगर हमें मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ जॉइंट्स पूछे तो क्या क्या है, पहला है फिब्रस जॉइंट, फिर है कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ठीक है। तीन मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ जॉइंट्स क्या है, फिब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फिब्रस जॉइंट्स डू नॉट एलो एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट एलो नहीं करते। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स। जो हमारे सर की बोन्स है, जो हमारी स्कल की बोन्स होती है, ये फ्लैट होती है, और ये जो आपस में जॉइंट बनाती है उसको बोलते हैं फिब्रस जॉइंट, विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्यूचर्स टू फॉर्म द क्रैनियम। अब देखो जो हमारा स्कल होता है उसमें क्या होती है, बोन्स जो होती है वो फ्लैट होती है, और ये एंड टू एंड आपस में फ्यूज होती है, किसकी मदद से, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, और बनाती है हमारा स्क्रैनियम। तो इसलिए उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिब्रस जॉइंट। और इधर इन बोन्स के अंदर जो ये बोन्स आपस में फ्यूज हो रही है, ये कोई मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो फिब्रस जॉइंट डू नॉट एलो एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट एलो नहीं करता। कार्टिलेजिनस जॉइंट, द बोन इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब जो बोन्स होते हैं उनको हम कार्टिलेज की मदद से आपस में कनेक्ट करवाते हैं। तो जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे, वर्टेब्रे क्या होते हैं, बोन ही होते हैं, तो उनको आप कनेक्ट करते हो थ्रू द कार्टिलेज। तो जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे इन द वर्टेब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न, और ये कुछ मूवमेंट्स एलो करता है, मतलब ये लिमिटेड मूवमेंट जो होता है उसको एलो करता है। साइनोवियल जॉइंट जो होता है इसमें क्या होता है, एक साइनोवियल कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन। जो दो बोन्स होती है जहाँ पर वो आर्टिकुलेट करती है वहाँ पर एक साइनोवियल कैविटी होगी और उसमें एक फ्लूइड होगा। तो ये चीज़ जो होती है ये साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सच एन अरेंजमेंट अलोज कंसिडरेबल मूवमेंट, तो अच्छी खासी मूवमेंट होती है। जैसे आप शोल्डर जॉइंट को देखोगे ना, तो वहाँ आप देखोगे आपका जो बाजू है अच्छी खासा घूम सकता है, तो मतलब अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स, ठीक है। ये हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती है और मूवमेंट्स में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, बाल एंड सॉकेट जॉइंट किसके बीच में होती है, ह्यूमेरस के बीच में और पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। हमारी बाजू और पेक्टोरल गर्डल जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में, ठीक है। और सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है।